हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन कजारिया सिरेमिक्स दैट हाउ आई मेड 40-45% रिटर्न इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। राइट, तो उस वीडियो का भी सेटअप जो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके मैंने वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान किया था एंड देन आई मेड अ गुड रिटर्न्स इन 2 और 3 मंथ्स। तो उस स्टॉक को होल्ड करने की जो मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह थी, माइंडसेट था, वो मैंने वो इस वीडियो में यहाँ पे समझाया था। उसके बाद जो मैं एक सीरीज़ यहाँ पे बना रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग रोड मैप की, उसका एक वीडियो आने वाला है 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा, जो कि होगा वॉल्यूम के ऊपर। उसके पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने कजारिया सिरेमिक्स में भी मैंने यहाँ पे बताया था। और एक जो मैंने ये वाला वीडियो बनाया था स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हो, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ट्रेड करने का, मैंने उसके इर्द गिर्द वहाँ पे वो वीडियो बनाया था। मुझे इस वाले स्टॉक में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ एक सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं ये वीडियो इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप खरीदो या बेचो, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदो, या एफएनओ में खरीदो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन मत लीजिए। ये वीडियो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो आप चार्ट देख रहे हो वो है आरबीएल बैंक लिमिटेड का। राइट, मैंने कजारिया सिरेमिक्स में जब मैंने वो वीडियो वहाँ पे बनाया था, तब मैंने वहाँ पे एक क्लियर एक ट्रेंड मैंने वहाँ पे नोटिस किया था। राइट, तो प्राइस यहाँ पे इस तरीके से उस स्टॉक में यहाँ पे ऊपर गई थी और यहाँ पे जाके प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। राइट, तो मैंने कजारिया सिरेमिक्स को यहाँ पे कहीं पे मैंने यहाँ पे खरीदा था मंथली चार्ट में, उसकी प्राइस एक्शन को यहाँ पे स्टडी करके। एंड देन मैंने वहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक अपना टारगेट यहाँ पे सेट किया था और मैं बाहर निकला था। अभी इस स्टॉक में मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुई थी, स्टॉक लिस्ट हुआ था आरबीएल बैंक का 2016 में। 2016 के बाद प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर गई और प्राइस ने करीब 717 रुपये के आसपास का यहाँ पे हाई बनाया। राइट, और प्राइस में वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आया। करेक्शन जब आया तब ये अपने पहले सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आके पहुंचा, जो कि था इसका जो इसका लिस्टिंग प्राइस था, वही इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे था, क्योंकि प्राइस यहाँ पे इसके नीचे आई थी और इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई थी, जो कि एक इंडिकेशन था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर सकता है। राइट, तो प्राइस जब भी यहाँ पे आई तो एक होता है कि ये इस तरीके से कुछ प्राइस यहाँ पे मूव यहाँ पे करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। अगर आप इस वाली कैंडल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो चुका था, और ये वाली है कोविड की कैंडल जहाँ पे लॉकडाउन वगैरह यहाँ पे लग चुका था। उसके बाद स्टॉक ने कभी अपना ऑल टाइम हाई वापस यहाँ पे रिक्लेम नहीं किया, क्योंकि जो भी फंडामेंटली वगैरह जो भी गड़बड़ होगी बैंक में हमें नहीं पता। राइट, प्राइस ने अपना जो एक प्रीवियस सपोर्ट था उसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रीट करना शुरू किया। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में और अगर आपको इन डिटेल अगर आपको जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो पहली बार जब अपने रेजिस्टेंस के पास आया तो इसने यहाँ से रिजेक्शन किया, प्राइस फिर से अपने इस वाले रेजिस्टेंस के पास गया जो पहले इसका यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक है, पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आए, देन अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आए, और जब ये फोर्थ फिफ्थ टाइम जब ये अपने रेजिस्टेंस के पास आया तब इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। और वहाँ पे जो बायर्स को लगता है वो ये लगता है कि अगर कंसोलिडेशन हो रहा है अगर रेजिस्टेंस के पास, तो हो सकता है कि प्राइस वहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, इस कंसोलिडेशन के बाद जो है वो प्राइस अगेन यहाँ पे नीचे गिरना यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, इस वाली जोन के नीचे जब प्राइस आया तो एक अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे नीचे आया और फिर से अपना यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करके एक अच्छा खासा बेस बना के प्राइस यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है। एक, जो प्राइस यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, और 1 या 2 महीने प्राइस यहाँ पे हो सकता है कि ऐसी एक नैरो रेंज यहाँ पे बना के चले एंड देन उसके बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट हो, या फिर हो सकता है कि एक पहले ब्रेकआउट हो, राइट, और फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाए और एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकआउट फेल सिनेरियो हमें इसमें देखने को मिले। या फिर एक हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट दे दे, रिटेस्ट ले एंड देन फिर से अपने यहाँ पे ऊपर जाने लगे। अभी एज अ स्विंग ट्रेडर हमारे पास ये 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो इस वाले कंसोलिडेशन में आप खरीद सकते हो, या तो आप ब्रेकआउट के बाद आप खरीद सकते हो, या फिर ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट आता है आप तब यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ पे कहीं पे।
अभी मुझे इसमें क्या दिखता है, सबसे पहली बात तो ये बैंकिंग का स्टॉक है, तो इसमें रिस्क टॉलरेंस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टॉक, राइट? तो होता क्या है, क्योंकि ये इंडेक्स स्पेसिफिक यहाँ पे हो सकता है कि मूव्स आते हैं, या फिर ये बाकी के जो स्टॉक्स होते हैं, या फिर जो आपके केमिकल स्टॉक हो गए, या फिर आपके ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक हो गए, या फिर आपके रियल एस्टेट के जो स्टॉक हो गए, तो यहाँ पे एक वन साइड रैली हमें कभी भी बैंकिंग के स्टॉक में हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े से मतलब वोलेटाइल काइंड ऑफ एक सेक्टर होता है, क्योंकि ये डिपेंड होता है बाहर के सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करेगी एंड ऑल दैट। तो हमें सिर्फ एक बात का टेक्निकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें ऑब्जर्व करना है। कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस यहाँ पे रुकी रहेगी थोड़े समय के लिए, तब हम हो सकता है कि उसमें अपनी पोजीशन हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, या फिर ब्रेकआउट के बाद जब एक रीटेस्ट आएगा, तब हम अपनी एक पोजीशन वहाँ पे बनाएं और वेट करें एक अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न के लिए। अल्दो ये कोई रिकमेंड मेरी तरफ से नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को कल ही जाके खरीदो, या फिर अगेन आप खरीदो, बट आप इसको एज अ बिगिनर और एज अ एज अ ट्रेडर आप अपने वॉच लिस्ट में आप इसको ऐड करके रख सकते हो, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्राइस एक्शन आपको किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम वीकली चार्ट देखें इसका, राइट, अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें, तो अगेन वीकली चार्ट में भी हमें इसी तरीके का एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ये अपर रेंज यहाँ पे दिखाई देगी, जिसके ब्रेकडाउन के बाद प्राइस नीचे आई, और फिर ये एक लोअर रेंज, या फिर इसको आप बेस कह सकते हो, यहाँ पे स्टॉक ने अपना बेस बनाया और प्राइस यहाँ पे ऊपर अभी सस्टेन करने की अच्छी खासी कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें एक समय के बाद, या फिर 2 या 3 हफ्ते के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, एंड ब्रेकआउट के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम रीटेस्ट के आसपास, हम हो सकता है इस स्टॉक को हम यहाँ पे वॉच आउट हमें करना होगा। साथ ही हमें वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है स्टॉक में, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क होके किस तरीके से हम अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड अगर हमारा प्लान होता है, मान लो ब्रेकआउट के बाद या फिर रीटेस्ट के बाद, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब यहाँ पे बनेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना, करीब 230 243 के आसपास बनेगा, राइट? तो इतना अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, आप तभी आप प्लान करना। अगर आप 5-6% 10% के आसपास का आप अगर लॉस अगर आप बियर कर सकते हो। अल्दो मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंड नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे प्रीवियसली किसी स्टॉक में यहाँ पे दिखा था, मैं बस वही यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। एक अच्छा पैटर्न मुझे फ़िलहाल यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको वॉच करना कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। और अगर आपने कजारिया सीमेंट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अल्दो अब हमारी स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज़ आने वाली है, उसमें एक वीडियो ऐड होने वाला है वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर। तो उसके लिए भी आप चैनल पे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।